तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन हो रहा है ना तुम्हारा। देखो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वाले अगर हम बात करें ना, इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे जो 100% आएंगे सब इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट पे पहले कमांड करो, किस पे, यूनिट पे। जैसे करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट को एम्पियर में नापते हैं, और टाइम को किस में नापते हैं हम, सेकंड में। टाइम को किस में नापते हैं हम, सेकंड में। और चार्ज को हम किस में नापते हैं, चार्ज को, तो चार्ज को हम कूलाम्ब में नापते हैं, किस में नापते हैं। एंड पोटेंशियल को किस में नापते हैं, पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, किस में नापते हैं हम, वोल्ट में। तो सबसे पहले ना यूनिट पे कमांड कर लो आप, ठीक है। जैसे करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में, टाइम को, चार्ज को कूलाम्ब में, एंड पोटेंशियल को वोल्ट में। तो इन सबके सिंबल बताना। जैसे चार्ज को हम Q से दिखाते हैं एंड पोटेंशियल को V से दिखाते हैं। अब सबके फॉर्मूले पकड़ लो। जैसे करंट है ना, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। तो क्या यूनिट होगी यहाँ पे, कूलाम्ब पर सेकंड। भाई बात मत करो पीछे। तो कूलाम्ब पर सेकंड क्या हो गया, एम्पियर, क्या हो गया। एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, W/Q। W बाई यानी जूल पर कूलाम्ब, जूल पर कूलाम्ब। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल। क्या हो गया, पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये W/Q, एंड करंट का फॉर्मूला Q/T। एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। पावर का फॉर्मूला W/T। और इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन पूछ सकते हैं PVI में। PVI में क्या रिलेशन होता है बताओ, P बराबर VI। क्या होता है, P बराबर VI। ये रिलेशन पूछ सकते हैं, P में, V में, I में क्या रिलेशन है। P माने क्या होता है, पावर, और V माने पोटेंशियल, I माने करंट, ठीक है। और इसको तुम्हें ड्राइव भी करवा सकते हो इस रिलेशन को। तो आपको क्या लिखना होता है, P का फॉर्मूला W/T, P का फॉर्मूला W/T, एंड V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, V का फॉर्मूला। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी V इंटू में Q। तो ये W की वैल्यू V इंटू में Q यहाँ पुट कर दो। तो P का वैल्यू कितना आ गया, यानी ये आ गया V इंटू में Q/T। एंड Q/T क्या होता है बताओ, Q/T I नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे समझाओ ना, क्योंकि Q/T क्या होता है, I, क्या होता है, I। तो यहाँ पे I आ गया। तो P का फॉर्मूला कितना आ गया, V इंटू में I, V इंटू में I, ठीक है। तो P का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू में I। तो इस सारे फॉर्मूले पे कमांड करो। मैं भी पूछूंगा आपसे, बताना मुझे। मैं पूछूंगा पावर का फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे, W/T। क्या बोलोगे, एंड करंट का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला Q/T, करंट का फॉर्मूला Q/T, एंड पावर का W/T, एंड पोटेंशियल का W/Q, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि डिफाइन करने को आता है। ऐसा आएगा क्वेश्चन, डिफाइन SI यूनिट ऑफ करंट। क्या आएगा, डिफाइन SI यूनिट, किसकी SI यूनिट, करंट की। तो करंट को डिफाइन नहीं करना, ध्यान रखना। डिफाइन SI यूनिट ऑफ करंट, करंट की SI यूनिट डिफाइन कर, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट डिफाइन करनी है। तो किसको डिफाइन करना है, डिफाइन किसको करना है इस क्वेश्चन में, एम्पियर को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है, हाँ। तो करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो एम्पियर को डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है, एम्पियर को। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि करंट की जो SI यूनिट होती है उसको डिफाइन करो, करंट को डिफाइन नहीं करो, एम्पियर को डिफाइन करो। तो कैसे डिफाइन कर, कैसे बताया था मैंने एम्पियर को डिफाइन करना, कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कैसे बताया था, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो करंट 1 एम्पियर कब होती है, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कि कितना चार्ज फ्लो होता है, व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज, कितना चार्ज फ्लो करता है, व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज, व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर, व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर, फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर, वन एंड ऑफ कंडक्टर, यूनिट चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू द अदर एंड, टू द अदर एंड। कितना कितना चार्ज फ्लो करता है, यूनिट चार्ज, कंडक्टर के एक एंड से टू द अदर एंड इन यूनिट टाइम। कितने टाइम में फ्लो करता है, यूनिट टाइम। यूनिट टाइम समझते हो, 1 सेकंड में। तो करंट 1 एम्पियर तब होगी जब एक चार्ज, जैसे ये कंडक्टर का एक एंड है, एक चार्ज यहां से यहां 1 सेकंड में जाएगा, किसमें जाएगा, और करंट कितनी फ्लो होगी, 1 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा पूछने वाले हैं आपसे, डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा ना कि डिफाइन SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। किसकी, SI यूनिट, किसकी, पोटेंशियल की। डिफाइन SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, डिफाइन SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, बोलो, वोल्ट, 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 वोल्ट। तो वोल्ट को डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, पोटेंशियल इज सेड टू बी। देखो पहले ना फॉर्मूला थोड़ा समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है ना, W/Q होता है ना फॉर्मूला। तो दोनों को 1 1 बोलो, इसको भी 1 बोलो, इसको भी 1 बोलो। 1 कूलाम्ब 1 जूल, 1 कूलाम्ब 1 जूल, हो गया डेफिनेशन, ठीक है। जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला W/Q होता है ना, तो दोनों को 1 1 बोलो कि 1 जूल और 1 कूलाम्ब, मतलब 1 कूलाम्ब चार्ज को ले जाने में 1 जूल काम करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, तो पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल होता है 1 वोल्ट। अरे बात नहीं पीछे से, पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट कब, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, कितना वर्क,
1 joule of work, when 1 joule of work has been done, when 1 joule of work has been done, when 1 joule of work has been done in moving a charge of 1 coulomb, in moving a charge of 1 coulomb, in moving a charge of 1 coulomb, in moving a charge of 1 coulomb from one end, from one end of the conductor, from one end of the conductor to the other end, from one end of the conductor to the other end, to the other end. तो कितना काम करना पड़ता है? 1 पोटेंशियल 1 वोल्ट कब कहलाता है? जब 1 जूल वर्क हमें करना पड़ता है। कितना वर्क? 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड, टू द अदर एंड। सही है? तो ऐसे याद करो, बिल्कुल रट्टा मारो इनके, 1 वोल्ट का डेफिनेशन, 1 एम्पियर का डेफिनेशन। ठीक है? उसके बाद आता है डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट कि 1 वॉट को कैसे लिया, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो एसआई यूनिट होती है उसको डिफाइन करना। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है? वॉट। तो हमें वॉट को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? एजेंट ऑफ पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, एजेंट ऑफ पावर, पावर का जो एजेंट है 1 वॉट होगा, एजेंट ऑफ पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, एजेंट ऑफ पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। पावर 1 वॉट कब होगी? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। देखो पावर का फॉर्मूला W/T होता है ना, क्या होता है? W/T। ठीक है? तो इसको 1 बोलो, इसको 1 बोलो। तो मैंने बोल दिया पावर, एजेंट ऑफ पावर इज सेड टू 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, कितना वर्क? 1 जूल। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन, जब 1 जूल काम किया जाएगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन इन 1 सेकंड, जब 1 जूल काम का समापन 1 सेकंड में होगा, तो पावर कितनी खर्च होगी? 1 वॉट। आप काम कर रहे हो, जैसे किसी बल्ब पे 100 वॉट लिखा है, यानी वो बल्ब 100 जूल काम 1 सेकंड में करेगा, तभी वो 100 वॉट है। किसी में 500 वॉट लिखा है तो वो 500 जूल काम 1 सेकंड में करेगा, तभी वो 500 वॉट है। तो इन सबका डेफिनेशन याद कर लो पहले। ठीक है? डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है? बोलो। और जैसे है ना, आप इसकी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर पे फोकस कर लो। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी होती है? पावर की प्रैक्टिकल यूनिट बताओ कौन सी होती है? बोलो। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर बोलो। हॉर्स पावर। क्या होती है? हॉर्स पावर, एचपी। ऐसे लिखो एचपी। तो पावर की प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर होती है, और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। 746 जो किलोवाट में कितने होते हैं? 0.746 किलोवाट। तो एक हॉर्स पावर में इतने किलोवाट होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है ना पावर की, ध्यान रखना, अभी आपने बोलेंगे वैसे तो पावर की यूनिट वॉट होती है, क्या होती है? पर प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी होती है? हॉर्स पावर। इतना तो ध्यान रखो, एक हॉर्स पावर में इतने वॉट होते हैं। ठीक है? 1 किलोवाट में सबको पता है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, और 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वॉट होते हैं। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 क्या होते हैं? वॉट होते हैं। तो पावर पे इतना सब कुछ कर लो यार, पावर की यूनिट, किलोवाट, वॉट, ये सब याद कर लो। सही है? कर लोगे? चलिए, एक ऐसी आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या आती है हमारी? कमर्शियल यूनिट। क्या आती है हमारी? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बड़ा ऊपर पहुंच जाओ, नहीं यहीं बैठ जाओ, भी आवाज मत करो, बैठ जाओ, यहीं बैठो। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की? कमर्शियल बताओ, किलोवाट आवर। देखो ऐसे स्मॉल के बनाना है आपको, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। स्मॉल के, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच बनाना है, तो इसे कमर्शियल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो याद रखो किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। तो ध्यान रखना, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? हाँ, ये याद रखना, ये कमर्शियल यूनिट है, ध्यान रखना। तो ये जो 1 किलोवाट आवर होता है ना, तो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाँ, तो 1 यूनिट में भी इतने जूल होते हैं, ध्यान रखना। 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल 1 यूनिट में, तो 1 यूनिट में भी इतने ही जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो कभी बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 250 जो यूनिट है ना, 250 यूनिट को जूल में कन्वर्ट करो। तो 250 यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है आपको? जूल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? आप सिखाओगे मुझे ऐसे। आप बोलोगे सर एक जो यूनिट होती है ना, 1 यूनिट में इतने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 यूनिट में इतने जूल होते हैं, तो 250 यूनिट में कितने होंगे? ये जो 250 यूनिट है, तो 250 यूनिट में होंगे, 250 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से 250 को मल्टीप्लाई, यहां से पॉइंट हटाओ, जीरो का उसको इससे काटो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 900। कितना आ गया? 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब ये जो 6 जीरो है ना, ये जो 6 है, 2 इसको दे दो,
6 में से 2 इसको दे दो तो 10 की पावर 8 जूल हो गया, 10 की पावर 8 जूल ऐसे हो गया, 10 की पावर 8 जूल। तो 1 यूनिट में इतने जूल होते हैं, 9 × 10 की पावर 8 जूल। तो याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे एनर्जी की कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे, बोलो कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है, मैंने आपको किलोवाट आवर। हाँ ये ध्यान रखना। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। कन्वर्जन भी इसका सीख लो, इसका कन्वर्जन भी पूछ सकते हैं, मतलब छोटी क्लास में पूछते हैं, 9th में कक्षा आपसे पूछ ले। जैसे ये स्मॉल के है और ये कैपिटल डब्ल्यू है और ये स्मॉल एच है, ठीक है। तो इसमें ना पहले देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ऐसे लिखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और ये बचा 1 घंटे, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 3 ही ना 2 ही रहा, तो ये होगा 36 और ये हो गया 10 की पावर 5 और ये हो गया वाट और इंटू में सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड जूल होगा। वाट इंटू सेकंड क्या हो गया, जूल। वाट इंटू सेकंड क्या हो गया, जूल हो गया। वाट इंटू सेकंड क्या हो गया, जूल। वाट इंटू सेकंड जूल हो गया, ठीक है। बच्चों आप आवाज मत करो बिल्कुल भी, अब नहीं आनी चाहिए आपकी आवाज। तो वाट इंटू सेकंड क्या हो गया, जूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट लगा है, पावर प्लस कर दो, ठीक है। तो ये 3.6 आ गया और ये 10 की पावर 6 आ गया और ये जूल आ गया, क्या आ गया ये, जूल, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन ऐसे होगा, ठीक है। 1 यूनिट में इतने जूल होते हैं, तो कन्वर्जन भी सिखा दिया मैंने। उसके बाद ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आता है, इस पे आता है ओम्स लॉ पे, ये ओम्स लॉ, ठीक है। कैसे बताया था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस across the two end of conductor, potential difference across the two end of the conductor, potential difference across the two ends of the conductor, two ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, is directly proportional to the current, is directly proportional to the current flowing through the conductor, flowing through the conductor, through the conductor, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ है। एंड प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन लिखनी पड़ती है, प्रोवाइडेड माने शर्त ये है, प्रोवाइडेड माने बशर्ते द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। जो फिजिकल कंडीशन है, क्या है, फिजिकल कंडीशन जो है किसकी, कंडक्टर की, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर है ना, शुड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। जो फिजिकल कंडीशन है वो नहीं बदलनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसको ऐसे लिखोगे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, लिख दोगे ऐसे। अब इस निशान को हटाओगे तो क्या लगोगे, v बराबर i आर, v बराबर। अब इसका कर्व बनाओगे ऐसे, ध्यान रखना, v यहां होगा, i यहां होगा, तो ये स्लोप होगा, ये r को बताएगा, किसको बताएगा, ये रेजिस्टेंस को। तो कभी कभार पूछते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है ओम्स लॉ का, तो क्या बोलोगे अगर उसने क्वेश्चन पूछा इसका ग्राफ कैसा होता है, तो आप बोलोगे एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कहां से पास होती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो हमें बोलना है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास है। कभी बार पूछते हैं कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या बताएगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, तो इसी को स्लोप कहते हैं। ये वी है और आई, ये रेजिस्टेंस को बता रहा है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा रेजिस्टेंस। आंसर क्या आएगा, तो वी आई ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, रेजिस्टेंस को। वी आई ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, हमें रेजिस्टेंस को। अब कुछ ग्राफिकली क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। ग्राफिकली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान लो, ध्यान दो इसको, जैसे ये है और ये बी है, ये ए है और ये बी है और ये वी है और ये आई है, वी है और ये आई है, सही है। अब क्वेश्चन में ना ये ध्यान रखना, वो बोलेगा किसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो आपको ना ये ध्यान देना होता है कि इसको इससे डिवाइड करो, पहले ऐसे दिखाओ, सर वी को पहले मैंने आई से डिवाइड किया, तो इसे स्लोप बोलो, क्या बोलो इसे, स्लोप। तो v बाई आई क्या हो गया, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, क्या हो गया, ये लाइन लिख देना, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। एंड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या, स्लोप का मतलब एंगल होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल। तो ब्रैकेट में थीटा लिख देना, थीटा। पर v बाई आई क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्या होता है, तो रेजिस्टेंस बराबर थीटा आ गया, रेजिस्टेंस बराबर क्या आ गया, थीटा। यानी जिसका थीटा ज्यादा है ना, जिसका एंगल ज्यादा है, जैसे इसका एंगल ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा होगा, ए का टेम्परेचर बी से। ध्यान रखो इस क्वेश्चन को। और रेजिस्टेंस किससे ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है।
तो अगर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बी का कम होगा, बी का। तो ऐसा पूछेगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रखना अगर V ऊपर है और I नीचे है तो जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन वो एग्जामिनर चालाक है, वो आपको उल्टा पूछेगा क्वेश्चन ऐसे करके, ऐसे वो I यहाँ देगा और V यहाँ, और ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन आपसे A और B। ठीक है, अब आप इसको इससे डिवाइड करो। पहले क्या सिखाया था सर, इसको इससे डिवाइड करो, तो ये 1/r आ गया, 1/, और ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। क्या हो गया ये, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, जो क्या होता है आपका थीटा, क्या होता है आपका ये, तो ये थीटा हो गया ना। तो 1/r बराबर क्या हो गया, थीटा। अब उल्टा बोलना है, जिसका थीटा ज्यादा है ना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस बी का ज्यादा होगा, ए का कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर बी का ज्यादा होगा, ए का कम होगा। ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, जो ग्राफिकली क्वेश्चन दिमाग में लगाना, ठीक है, कि V ऊपर है, कि अगर V ऊपर है तो सीधा बोलना है एंगल ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा। और अगर I ऊपर है V नीचे तो उल्टा बोलना है। अब एंगल ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर कम। क्लियर है। कभी बार ऐसे ग्राफ देखे ना, ये पूछते हैं किसमें हीट ज्यादा डेवलप होगी, तो मोटी सी बात है जिसमें जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट बी में ज्यादा डेवलप होगी, एक ही कंपेरिजन में। कभी बार कौन पूछते हैं, कभी बार ऐसे ग्राफ दे देंगे, ऐसे देखो सुनो, ऐसे ग्राफ दे देंगे आपको, ऐसे दो ग्राफ दे दिए आपको, ये ए और ये बी और ये बी और ये आई, बोलेंगे कौन पैरेलल में कौन सीरीज में। अब कैसे बताओगे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो मैंने क्या सिखाया, जब V ऊपर है तो टेम्परेचर ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। ठीक है, यही रेजिस्टेंस लिखो, क्या लिखो, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा, रेजिस्टेंस ए का ज्यादा होगा और बी का कम होगा। अगर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, यानी जो ए है ना वो सीरीज में, और बी किसमें, पैरेलल में। ए किसमें, सीरीज में। ए किसमें बच्चों, अरे जिसका रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होता है तो ए किसमें, ए सीरीज में। ए किसमें, ए इन सीरीज, ए इन सीरीज। और बी किसमें, बी पैरेलल में, बी किसमें, पैरेलल में। समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होता है, तो इसमें हमें ए का रेजिस्टेंस ज्यादा तो ए सीरीज में होगा, ए किसमें होगा, सीरीज में होगा। कर लो ऐसे क्वेश्चन, बोलो कब पूछेंगे तुमसे कि क्वेश्चन में। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट ध्यान दो, रेजिस्टेंस की यूनिट सबको पता होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताई थी मैंने, ओम। क्या बताई थी मैंने, ओम। और सिंबल क्या था, ये ओमेगा। नाउ दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा। तो यूनिट थी ओम, यूनिट क्या थी। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है, याद है, लेंटर। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, तो फैक्टर्स जिसपे क्या डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस। तो मैंने बताया था आपको कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आपने लेंटर लिखा था, क्या लिखा था आपने, LANTR ऐसे। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमारा लेंथ पर, किस पर डिपेंड करता है, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एन मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, एन मतलब क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और टी माने क्या हो गया, टेम्परेचर, टी माने क्या हो गया, टेम्परेचर। तो ये जरूर पूछते हैं आपसे घुमा फिरा के कि किस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है, ऐसे पूछे। तो इन सारी, इधर देखो, इधर इन सारी चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, लेंथ पर, एरिया पे, नेचर पे, टेम्परेचर पे। समझ में आ गया। जहां टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, भी ध्यान रखना, अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ाने से बढ़ेगा। एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये सारी बातें, रेजिस्टेंस की यूनिट वगैरह, ओम्स लॉ, ठीक है, ये सब आपको याद करके चलना। उसके बाद अगले क्वेश्चन, अगली यूनिट पूछ सकते हैं रेजिस्टिविटी की, किसकी, रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछ सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर, या फिर आप ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। अब उधर रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। देखो रेजिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, रो से। ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ना ही किस पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ये डिपेंड करती है, ध्यान रखना। ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, नेचर पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। ये रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे, इन दो पे बात करें। रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ को एरिया पे। वो घुमा फिरा के क्वेश्चन बोलेंगे, जैसे बोलेंगे एक वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी 20 ओम मीटर है, अब उसकी लेंथ मैंने डबल कर दी, तो बताओ अब उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, क्या होगी बताओ, है। एक वायर जिसकी लेंथ 20 मीटर है, उसकी लेंथ मैंने डबल कर दी, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, अब क्या हो जाएगी। यार तुम कितने गधे बच्चे हो ना, मैंने बोला लेंथ से फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती ना, अभी तो यही बोला मैंने आपको।
कि ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इनसे चेंज नहीं होगी। नेचर करोगे चेंज, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज होगी। किसी वायर की लंबाई डबल करने से रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? ये तो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखो एक वायर का क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसा बोलता है ये पेपर में आता है, जैसे ये वायर है, इसकी लंबाई एल है, क्या इसकी लंबाई, तो इसका जो इसकी लंबाई एल है और ये जो इसकी मोटाई है ना, ये मोटाई है, तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, एल अपॉन में ए, इक्वेशन में। अब इस वायर की लंबाई मैंने डबल कर दी, क्या कर दी मैंने, डबल। तो इस वायर की लंबाई मैंने डबल कर दी, अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जब इसकी लंबाई डबल करोगे ना तो एरिया को हाफ कर देना। देखो सुनो, अब नया रेजिस्टेंस ऐसे लिखो, ये लंबाई हमने डबल कर दी, लंबाई डबल कर दी, एरिया हमने हाफ कर दिया, एरिया हाफ कर देना अपने आप। ये क्वेश्चन में बोलेगा कि एरिया लेंथ डबल कर दी, एरिया आधा कर दिया, या अगर लेंथ डबल करिए तो आप एरिया को अपने आप आधा कर देना, ठीक है? सही है। तो अब ये 2 तुम्हारा ऊपर जाएगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा रो इनटू में एल, और ये हो जाएगा ये, जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास पुराने वाला रेजिस्टेंस है, यानी ये आर है। नाउ दिस विल बिकम 4R, दिस विल बिकम 4R। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना हो गया। जबकि बच्चों को ये समझ में आता है कि सर अगर आप लंबाई को डबल करते हो ना, जैसे उसने क्वेश्चन बोला कि लंबाई मैंने डबल कर दी और रेजिस्टेंस लंबाई पर डिपेंड करता है, तो उनको लगता है अगर लंबाई डबल कर दी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। नहीं, लंबाई अगर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही आपको ध्यान रखना है। यानी इस पे फर्क ऐसे पड़ेगा, एन स्क्वायर इंटू आर हो गया आपका नया रेजिस्टेंस, एन स्क्वायर इंटू में आर न्यू रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे डबल करोगे ना, वैसे डबल कर दिया आपने लंबाई, तो 2 स्क्वायर कर दो, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, यानी नया रेजिस्टेंस 4R हो गया। कितना हो गया, या ट्रिपल करी तो 9R हो जाएगा, ट्रिपल करी तो 9R। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन इस तरह से आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? उसके बाद आता है तुम्हारा इसके अंदर जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे आता है। इस पे आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लिख देना कि जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, किसी भी वायर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जितने टाइम तक हीट फ्लो होती है उस टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो इस निशान को, इनको 3 इक्वेशन ले ली, इनको कंबाइन कर देना, कंबाइनिंग ऑल 3। क्या कर देना, कंबाइनिंग ऑल 3। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस निशान को हटाओ ऐसे, यहाँ लिखो आई स्क्वायर इंटू आर और इंटू में टी। अब इस निशान को हटा दो, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना, यहाँ पे फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आप इतना लिख देना, ठीक है? जहां एक से एक क्वेश्चन ध्यान आया, पावर के सारे फॉर्मूले P बराबर, एक तो होता है वी आई, एक क्या बताया था मैंने आई स्क्वायर इंटू में आर, और एक बताया था मैंने वी स्क्वायर अपॉन में आर, और एक क्या बताया मैंने डब्ल्यू बाई टी। तो ये सारे पावर के फॉर्मूले याद कर रहे हैं, ठीक है? इसमें क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो कि इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो सारे फॉर्मूले याद कर लो पावर के, वी आई ओ आई स्क्वायर आर। ध्यान ये नहीं है, कभी इसको समझ जाओ, ये आई आर स्क्वायर है, ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, आई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आई आर स्क्वायर है, ये फॉर्मूला क्या है आई, और ये आई स्क्वायर आर, इसमें फर्क है, ये आई स्क्वायर आर पावर का, ये फॉर्मूला ये नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है पावर का, ठीक है? तो पावर का कौन सा फॉर्मूला, आई स्क्वायर इंटू आर। तो सारे फॉर्मूले पावर के याद करो। हीट का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है? देखो अब रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस का मतलब हुआ एच बाई टी। क्या हुआ, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस मतलब एच बाई टी निकालना था, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू में आर, आई स्क्वायर इंटू में आर। ये हो गया रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू, समझ में आ गया? बाकी सीरीज में अगर रेजिस्टेंस निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है? सीरीज में ऐसे निकालेंगे। और अगर सारे एक वैल्यू के हैं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा सीरीज में, ये सीरीज में सारे अगर एक ही वैल्यू के हैं, सब आर आर आ रहे हैं। और पैरेलल में कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, 1 अपॉन में RP करके, यानी 1 अपॉन में R1 प्लस के 1 अपॉन में R2 प्लस के 1 अपॉन में R3, पैरेलल में ऐसे निकालेंगे, ठीक है? अब अगर सारे एक ही वैल्यू के हैं तो यहाँ n लिख लो, यहाँ r लिख लो, यहाँ 1 अपॉन में RP लिख लो। अभी उल्टा कर दो, तो RP की वैल्यू क्या होगी, r अपॉन में n, r अपॉन में n, RP की वैल्यू क्या हो गई, r अपॉन में n। तो n की भाषा में ऐसे याद करना है, n की भाषा में ऐसे। ये फॉर्मूला दे सकते हैं, ये किसमें फॉर्मूला, तो पैरेलल में, और ये फॉर्मूला किसमें, सीरीज में, किसमें, सीरीज में। तो नोट करो इसको। देखो रेजिस्टेंस के ना थियोरेटिकल वीडियो तो मैंने आपको बताता था, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने ही आने हैं। बाकी इसके अलावा न्यूमेरिकल्स आपको बताइए कैसे करना है, ठीक है? न्यूमेरिकल्स का तो वीडियो बनाता हूँ, सारे के क्वेश्चन के न्यूमेरिकल का बनाया है, ठीक है?
अब आओ मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखो। मैग्नेटिक फील्ड में आपसे क्या क्या पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड में? देखो मैग्नेटिक फील्ड में ना सबसे पहले तो वो यही पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, तो बी से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बी से दिखाते हैं, और यूनिट टेस्ला होती है। यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज से क्रिएट होता है। वो पूछेगा किससे क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या बोलोगे? एक मूविंग चार्ज से क्रिएट होता है। किससे क्रिएट होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड को मूविंग चार्ज क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर फोर्स लगा के उसके चलने की दिशा बदलता है। मूविंग चार्ज पर क्या लगाता है? फोर्स। मूविंग चार्ज पर क्या लगाता है? फोर्स। एंड फोर्स लगा के क्या कर देता है उसका, बोलो? अरे मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे क्या लगाता है? मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है ना। एंड फोर्स लगा के क्या कर देता है? ये मूविंग चार्ज पर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है? डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन। ये वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, वेलोसिटी डू नॉट चेंज। वेलोसिटी को ना बढ़ाता ना घटाता, सिर्फ ये उसके चलने की दिशा को बदल देता है। चलने की दिशा को बदल देता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, तो ये इसमें कोई वायर है और इसमें कोई करंट जाती है, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मकड़ी के चलने से जाला बन जाता है ना, तो ऐसे करंट के चलने से जो चीज बनती है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाता है, और यूनिट बहुत सारी होती है इसकी। यूनिट कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको इसकी? तो एक यूनिट बताई थी मैंने आपको इसकी टेस्ला। क्या बताई थी? और एक बताई थी मैंने आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक देती न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर। एक देती ऑरस्टेड, एक क्या देती? ऑरस्टेड। और एक देती गॉस। क्या देती है? गॉस। तो एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं? एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं। ये रिलेशन है। ये भी याद रखना कि एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो एक टेस्ला में इतने गॉस होते हैं। एक टेस्ला में इतने गॉस होते हैं, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना कि एक टेस्ला में कितने गॉस, एक गॉस में कितने टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड के सारे यूनिट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मूविंग चार्ज पर, देखो सुनो, ये चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। कौन लगाता है? फोर्स। कौन? चार्ज पर। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। जब ये चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, तो क्या फॉर्मूला बन गया? QVB sin थीटा। देखो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर जब वो चलता है तो F लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। तो एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया? QVB sin थीटा। QVB। और यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। वो बोलेगा फिर अगर वो जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इस दिशा में, और चार्ज भी इसी दिशा में चल रहा है, ये चार्ज के चलने की डायरेक्शन है, ठीक है। चार्ज की जो वेलोसिटी है वो भी इसी दिशा में है। देखो ये जो वेलोसिटी है ना, ये इसी दिशा में। ये अब दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना एंगल बन गया? 0। तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया आपका? 0 बन गया। अगर ये एंगल 0 है तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। फोर्स भी कहा जाएगा QVB, यानी हो जाएगा sin 0। एंड sin 0 0 होता है, तो आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया? तो वो पूछेगा कि कब फोर्स 0 होता है, तो जब वो पैरेलल चलता है। क्या चलता है वो? यानी जैसे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, या वो एंटी पैरेलल चल रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वो ऐसे चल रहा है ऐसे, तो इसे कैसे चलना कहते हैं? एंटी पैरेलल। क्या कहते हैं इसे? तो इसमें थीटा कितना हो गया? 180। और साइन 180 पे कितना होता है? 0। साइन 180 पे कितना होता है? 0। बोलो, तो अब भी फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इस बात को ध्यान से समझना, पेपर में क्वेश्चन बनता है इस पे। तो आपको सिंपल पकड़ना है कि चार्ज जब चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? लेकिन उसके चलने की दिशा पर भी डिपेंड है, चल कैसे रहा है। अगर वो पैरेलल चल रहा है तो फोर्स नहीं लगाता, और वो एंटी पैरेलल चल रहा है तो फोर्स नहीं लगाता। यानी फोर्स वो कब लगाएगा? पैरेलल एंटी पैरेलल चले, बाकी किसी भी एंगल पे चले फोर्स लग जाएगा। और सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा बताओ? देखो अब थीटा तुम्हारा 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, दैट इज 1। साइन 90 1 होता है। आपका फॉर्मूला क्या था? F बराबर QVB sin थीटा। ये फॉर्मूला था ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पे sin 90 कर दो, यानी QVB, और यहाँ कर दो sin 90, एंड sin 90 1 हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया? QVB। यानी ये फोर्स सबसे ज्यादा फोर्स है। तो मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या है? QVB। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पर? QVB। कितना लगता है? QVB। समझ में आ गया? वो पेपर में पूछेंगे एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, तो क्या वो बोलोगे? QVB sin थीटा लगाता है। और मैक्सिमम फोर्स कितना लगाता है? QVB। अरे ध्यान रखो, फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा है, और मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या है? QVB 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 QVB। अब यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 टेस्ला। डिफाइन क्या आता है? 1 टेस्ला। डिफाइन 1 टेस्ला। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक जो फील्ड है वो 1 टेस्ला कब होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब होगा? व्हेन ए चार्ज ऑफ कितना वैल्यू का? व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम,
व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा वो, मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, मूव्स विद, सबको 1 1 बोला है ना, मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। कैसे मूव करना है ये बोलो, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कैसे मूव करना है उसको, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव करना है, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1 न्यूटन, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। देखो सुनो, आपको ना सबको 1 1 बोलना है, जैसे आपको 1 टेस्ला डिफाइन करना है तो F बराबर QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, मुझे इसको डिफाइन करना है तो सबको 1 बोलो कि कोई चार्ज 1 कूलम का होना चाहिए और 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसे चलना है, और इसको भी 1 बोलो, तो 1 मींस इसको 90 बोलो, यानी मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल चल रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो उसे ऐसे चलना है, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उस पर कितना फोर्स लगना चाहिए, 1 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए, कितना फोर्स लगना चाहिए, 1 न्यूटन, तो वो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा, क्या होगा, 1 टेस्ला। तो कैसे डिफाइन करना है, याद आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1 न्यूटन, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा। एक चार्ज 1 कूलम का 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव करेगा और उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पे 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा, क्या होगा, 1 टेस्ला। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन 1 ओम 1 टेस्ला, ठीक है, 1 ओम 1 वोल्ट 1 वॉट 1 एम्पियर 1 टेस्ला, ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के सारे यूनिट याद रख लो, जितने मैंने यूनिट लिखवाए, टेस्ला मेजर यूनिट है, ठीक है, टेस्ला भी है, गॉस भी है, ऑरस्टेड भी है, एक गॉस में कितने टेस्ला, एक टेस्ला में कितने गॉस। मैग्नेटिक फील्ड को कौन क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज, कौन क्रिएट करता है, जब चार्ज चलेगा तब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक रुके हुए चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, ठीक है, रुके हुए चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, जब चार्ज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, समझ में आ गया। अब 2 तरह के मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं ना, देखो एक ये क्रॉस माने होता है इनवर्ड, क्रॉस माने क्या होता है, इनवर्ड, एंड डॉट माने क्या होता है, आउटवर्ड, डॉट माने क्या होता है, इनवर्ड। ऐसे समझो, जैसे ये बोर्ड की तरफ ये इनवर्ड है, आउटवर्ड ऐसे समझो, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, आउटवर्ड, तो क्रॉस माने इनवर्ड और डॉट माने आउटवर्ड। अब जैसे मान लो ये कोई वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे। अब मान लो इसमें कोई आपका वायर रखा हुआ है, कोई कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और इसकी लंबाई L है, लंबाई क्या है, L, और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, आई करंट क्या फ्लो कर रही है, आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, इसकी जो लेंथ है वो L है, क्या है, L, और टी टाइम में जो आई करंट यहां से यहां जा रही है, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था QVB sin थीटा। अब यहाँ पे ना आप टी से डिवाइड कर दो ऐसे, और टी से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो, ऊपर टी से ऐसे कर दो, देखो सुनो, लाइन वाइज लाइन करो इसको, सबसे पहले ये लिखो, अब लिखो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, नाउ डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय, नाउ डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, नाउ डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय टी टाइम से, तो यहाँ टाइम से डिवाइड करो ऐसे, क्यू बाई टी, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो वी टी, नाउ दिस इज बी साइन थीटा, तो क्यू बाई टी हो गया आई, ये हो गया आई, और वी टी ये हो गया एल, तो ये हो गया बी, तो हो गया बिल साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, बिल साइन थीटा, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो ये वो वाला फॉर्मूला क्या, ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये पूरे के पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स है, वो एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, जैसे इसमें तो बहुत सारे चार्ज होते हैं ना, तो एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, QVB sin थीटा, एंड पूरे वायर पे बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो अब फिर से बात वही आएगी, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, बिल साइन थीटा। अब तुम बोलोगे सर अगर थीटा 0 होगा और थीटा 180 होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा पूरे के पूरे वायर पे, तो फोर्स 0, लेकिन अगर थीटा 90 आ गया तो यहाँ पे 90 आ गया, तो फोर्स मैक्सिमम लग जाएगा, और मैक्सिमम फोर्स क्या हो गया, बिल, मैक्सिमम फोर्स क्या हो गया, ये बिल हो गया मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो देखो अगर चार्ज की बात करूं मैं, चार्ज पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, QVB, क्या होता है, QVB, ये ध्यान रखना है। तो चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स ये लगता है और पूरे वायर पे ये मैक्सिमम फोर्स लगता है, बिल। ध्यान दो इस चीज पे, पेपर में घूम जाओगे आप एमसीक्यू में, वो बोलेगा कि चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या है, तो क्या बोलोगे, QVB sin थीटा, क्या बोलोगे, ठीक है। फिर उसका मतलब मैक्सिमम फोर्स क्या है, हाँ, ऐसे पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स क्या है, और मैक्सिमम फोर्स क्या है, मैं गधे बिल, बिल है ना, BIL,
क्या है, बिल। ओके, कब फोर्स नहीं लगता, जब वो कंडक्टर या तो पैरेलल रखा हो या एंटी पैरेलल रखा हो। वो घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे बोलेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोलेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ है, ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, अब बताओ कितना फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, एंटी पैरेलल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ है, अब बताओ कितना फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल एंटी पैरेलल नो फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ है, ये लेंथ है, और अब लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा होगा, दैट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो गया, बिल हो गया, क्या हो गया, बिल। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो गया, बिल हो गया। और ये थ्योरी आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, बिल साइन थीटा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका 100% बनता है बच्चों यहाँ पर, वो बनता है हमारा सॉलिनॉइड के ऊपर। किसके ऊपर बनता है, सॉलिनॉइड। एक क्वेश्चन हमारा तो सॉलिनॉइड से पूछते हैं आपसे, सॉलिनॉइड। तो पहले डिफाइन करो, मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, मैनी सर्कुलर टर्न्स, मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड, ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped in the form of a cylinder, wrapped in the form of a cylinder, wrapped in the form of a many circular turns of an insulated copper wire wrapped in the form of a cylinder, वो सिलेंडर की फॉर्म में लिपटे होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स आर सॉलिनॉइड, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एक सॉलिनॉइड को फॉर्म करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं वो एक सॉलिनॉइड को। यानी बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास ऐसे करके सर्कुलर टर्न्स है कॉपर वायर के, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहां पर हमने इसको पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ रखा है, ये ऐसे। तो अब इस मतलब ये लोहे का कोई पीस है, ये हमारे पास कोई आयरन का मटेरियल है, आयरन मटेरियल हमने उस जैसे लोहे का ये कील है, कील लोहे की कील है, अब इस पे कॉपर की तार लपेट के उसको बैटरी से जोड़ दो तो ये सॉलिनॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉलिनॉइड। तो ये हमारे पास सॉलिनॉइड बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है हमारे पास है, सॉलिनॉइड। अरे बोलो क्या बन जाता है, ये थोड़ा सा पीस को ना बड़ा सा दिखा दो ऐसे, ये इसके अंदर मैं नीचे जा रहा था, ये बड़ा पीस है, तो ये सॉलिनॉइड बन गया। क्या बन गया, तो सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे और इसमें फ्लो होने वाली करंट पर, ये ध्यान। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि एक तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है कैसे, वो ये पूछते हैं, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, बात ध्यान रखना। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते हैं, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म समझ तो ऐसे बना देंगे, ऐसे तीर से बना देंगे, इक्वल निशान, ये इक्वल डिस्टेंस के सारे तीर इक्वल बना देंगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म। वो बोलेंगे कि ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या बोलोगे आप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसके अंदर पाया जाता है, सॉलिनॉइड के अंदर, सॉलिनॉइड के अंदर, सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किन चीजों से बढ़ेगा, टर्न्स को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, करंट को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। किसको बढ़ाएंगे, टर्न्स, TURNS, टर्न्स समझते हो, ऐसे लपेटे, ये जो आपने लपेटे मारे ना, इनको टर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टर्न्स बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। टर्न्स को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको, तो सॉलिनॉइड समझ गए ना, लोहे की कील के ऊपर कॉपर की वायर लपेट के बैटरी से जोड़ देना। तो इसको ऐसे समझो, जैसे ये हमारे पास सॉलिनॉइड है, क्या हमारे पास है, ये सॉलिनॉइड है, और ये हमने प्लस माइनस से जोड़ दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये की भी लगा दी। अब यहाँ पे हमने कोई लोहे का पीस रख दिया ऐसे, तो क्या बन गया हमारा, सॉलिनॉइड। लोहे का पीस रखने से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है, लोहे से। किससे बनती है, लोहे से, आयरन से बनती है। आयरन का आयरन को ध्यान रखना, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं इसे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉलिनॉइड के अंदर लोहे का पीस रखने से क्या बन जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन से बनता है, किससे बनता है, और ये एक हैवी मैग्नेट होता है। क्या होता है, एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट। क्या होता है हमारा, परमानेंट मैग्नेट, वो हमारा स्टील से बनता है। किससे बनता है हमारा, वो स्टील से। तो परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है हमारा, स्टील से, और इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन से। तो सॉलिनॉइड का क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, बताओ वन सेकेंड, सॉलिनॉइड के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म। कैसा होता है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर और उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पर। नंबर ऑफ टर्न्स पर और फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पर, इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बोलेंगे कैसे सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, करंट को बढ़ाकर। किसको बढ़ाकर, करंट को। और इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, सॉलिनॉइड के अंदर एक आयरन का पीस रख के क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है हमारे, जैसे इसमें डीवीडी रोम में यूज होती है घुमाने में, ठीक है, डीवीडी रोम में यूज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉयज में यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसमें यूज होती है, टॉयज में यूज होती है,
ठीक है, इसमें टॉयज में। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी यूज होती है जनरेटर में, किसमें यूज होती है, जनरेटर में। जनरेटर में भी तो लोहे का पीस होता है, क्या होता है, लोहे का पीस, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस वगैरह है, क्या है ये यूजेस। सॉलिनॉइड पे 100% क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सॉलिनॉइड क्या होता है, सॉलिनॉइड क्या होता है। तो उसके बाद है ना, सॉलिनॉइड का यूज क्या है, क्या यूज है सॉलिनॉइड का, टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर लिख देना, इसे इलेक्ट्रिक जनरेटर और टॉयज लिख देना, और ठीक है, और क्या लिख देना आपकी स्पीकर वगैरह और ये जो सीडी रोम है, तो इन सब में क्या यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनाते हैं, सॉलिनॉइड से, किससे बनाते हैं। उसके बाद छोटी छोटी अगर मैं वायर को लाइव वायर पूछ सकते हैं, जैसे लाइव वायर का कलर कैसा होता है, तो लाइव वायर का कलर रेड होता है, क्या होता है, रेड। और न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है, तो न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है, ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। और एक होती है ग्रीन वायर, क्या होती है, ग्रीन वायर, तो इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, सॉरी अर्थ वायर, कौन सी वायर होती है, अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, अर्थ वायर का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन। तो ये जो लाइव वायर होता है इसे पॉजिटिव कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम, नेगेटिव, क्या कहते हैं इसे हम, नेगेटिव कहते हैं। और जब ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर के संपर्क में आती है तो इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट, क्या कहते हैं इसे हम, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, व्हेन लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट, इसके कांटेक्ट में आ गई है, when live wire comes in contact with neutral wire, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ गई है, एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो गया तो करंट क्या हो गया, फिर करंट इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज हो गई है, करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ध्यान रखना, सो इसमें आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट में, क्योंकि अगर करंट इंक्रीज होगी ना तो हीट बन जाएगी ना इस वाले फॉर्मेट से, आई स्क्वायर इनटू आर इनटू टी से। तो करंट अगर इंक्रीज होगी तो हीट डेवलप हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट, क्या कहते हैं इसे। और शॉर्ट सर्किट में लाइव वायर न्यूट्रल वायर के संपर्क में आ जाती है, रेजिस्टेंस घट जाता है, करंट बढ़ जाती है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। क्या होती है वो, ओवरलोडिंग। एक और कंडीशन क्या होती है हमारी, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग समझते हो, जब बहुत सारी चीजों को एक ही सर्किट से चला देता है। When too many appliances are connected to a single socket, when too many appliances, APPLIANCES are connected, when too many appliances are connected, जब बहुत सारी चीजों को हम to a single socket, एक सिंगल सॉकेट से चला देते हैं, to a single socket, ठीक है। तो this is called overloading। तो उसे हम क्या कहते हैं, this is called overloading। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ओवरलोडिंग। मतलब इसमें क्या होता है, जो करंट आप ज्यादा मांग रहे हो उससे, उसके पास कम करंट आप उससे ज्यादा मांग रहे हो। करंट ड्रॉन कैपेसिटी इज मोर, करंट ड्रॉन कैपेसिटी, जो करंट खींचने की शक्ति है वो ज्यादा हो गई है। करंट ड्रॉन कैपेसिटी इज मोर देन, करंट आप ज्यादा मांग रहे हो उससे, किससे, देन करंट कैरिंग कैपेसिटी, देन करंट कैरिंग कैपेसिटी। करंट ड्रॉन कैपेसिटी क्या हो गई है, करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, मतलब उसके पास कम करंट आप उससे ज्यादा मांग रहे हो। तो ये चीज क्या होती है, ओवरलोडिंग। क्या होती है चीज, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग सपोर्ट में मैं किसी समस्या में ओवरलोडिंग याद रखना, ठीक है। व्हेन टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, वो कंडीशन दे देंगे, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बोलेंगे व्हेन टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, व्हाट दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। और जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के संपर्क में आती है तो इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। लाइव वायर का रंग कैसा होता है, रेड, न्यूट्रल वायर का, और लाइव वायर की पोलैरिटी कैसी होती है, चार्ज प्लस, और न्यूट्रल वायर का, अर्थ वायर का कलर ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन। तो ये सारे वायर वगैरह याद रखना, ठीक है। ओवरलोडिंग याद रखना, शॉर्ट सर्किट याद रखना इस चैप्टर में। सॉलिनॉइड याद रखना, सॉलिनॉइड के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म। और वो एक वर्ड होता है, उसकी एक्सिस पर भी ध्यान रखना। सॉलिनॉइड के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे ये मैंने सॉलिनॉइड, जैसे ये हमने सॉलिनॉइड बनाया ऐसे, ये हमने सॉलिनॉइड बनाया ना ऐसे 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 ऐसे, ये हमने सॉलिनॉइड बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये होती है एक्सिस, ये क्या होती है, तो उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसा, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है, एक्सिस पर। और कैसा होता है, ध्यान रखना इस वर्ड को, सॉलिनॉइड के अंदर से हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताया था,
और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये था कि वो डिपेंड कर रहा था करंट पर और वो डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ टर्न्स पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर। ठीक है, ये सोइनोड, और सोइनोड का यूज क्या था? टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, टू मेक एन इलेक्ट्रो, सोइनोड का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना था। ठीक है, ये सब बातें होगी सोइनोड के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद समझिए रूल की बात करें तो फ्लेमिंग्स के रूल आते हैं। जैसे मान लो, थोड़ा समझ लो बात को, जैसे मैंने लिखा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये किस चीज के लिए होता है पहले ही समझो। राइट हैंड थंब रूल किसका? मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल जो होता है ना, ये एम से पकड़ लो इसे कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए होता है। क्या बताने के लिए होता है? मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए। कैसे? जैसे मान लो ये दो वायर है, ध्यान समझना, जैसे ये दो वायर है, इसमें करंट I1 जा रही है और इसमें करंट I2 जा रही है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो आप सीधा हाथ ऐसे उठाना है, ऐसे कि अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में आपको रख के डिस्टेंस को दबा के उंगलियां मोड़नी होती है। जैसे अंगूठे को करंट की दिशा में रखो, डिस्टेंस को दबाओ, डिस्टेंस को दबा दिया, अब उंगलियां मोड़ो, तो अंदर की तरफ मुड़ रही है ना उंगलियां, अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा और वो यहां होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को इधर बना दो, यानी इस तरफ, यानी ये वाला जो कंडक्टर है ना, ये एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो अंदर की तरफ है। ठीक है, अब दोबारा से देखो, अब यहां पर देखो, अंगूठे को करंट की दिशा में रखो, ऐसे ऐसे मत रख देना, क्योंकि डी भी तो दबाना है, उधर डी नहीं है, डी इधर है। तो अंगूठे को करंट की दिशा में रखना, रख दिया, अब डी को दबा दिया, दब गया डी, अब उंगलियां मोड़ो, तो बाहर की तरफ मुड़ रही है ना। तो अगर इसमें करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ को ऐसे दिखाओ, डॉट से, किससे दिखाओ? डॉट से। आगे समझ में? अब ये किसके लिए? ये मैग्नेटिक फील्ड का पता करा आपने सीधे हाथ से, सीधे हाथ से मैग्नेटिक फील्ड का पता करा, जिसमें अंगूठा किसको बता रहा है? करंट को, एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर किसको बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। तो इस नियम को मैं लिख देता हूं ऐसे करके कि होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, मैं लिखता हूं ऐसे कि होल्ड करो, होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने सीधे हाथ में पकड़ो, होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने सीधे हाथ में पकड़ो, होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, इन योर राइट हैंड, होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट, ताकि हम किसको रिप्रेजेंट करें? ताकि थंब किसको रिप्रेजेंट करे? थंब रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को। एंड उंगलियों का मोड़ना, कर्लिंग ऑफ फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? हाँ, कर्लिंग ऑफ फिंगर, बोलो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? विल रिप्रेजेंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, कर्लिंग ऑफ फिंगर विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया, ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हो गया। तो ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकता क्रॉस कि थंब रूल में थंब किसको बताता है? थंब किसकी दिशा में रखा था मैंने? करंट की दिशा में। एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, कर्लिंग ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आइए फ्लेमिंग के रूल। याद रखना मैक्सवेल एम से, तो मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए होता है वो। अब आ जाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल देखो, सुनो एक बात तो पकड़ लो, लेफ्ट में एफ आ रहा है ना, लेफ्ट कैसे लिखते हैं? ऐसे, तो इसमें एफ आ रहा है, क्या आ रहा है इसके अंदर? यानी अगर मुझे फोर्स बताना है तो लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। अगर फोर्स के लिए, अरे भैया देख ले, फोर्स बताना है तो लेफ्ट हैंड रूल। अब इस लेफ्ट हैंड रूल को समझो, देखो सुनो, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है ना, तो तीन उंगली ऐसे स्ट्रेच करो, देखो ये फादर है और ये मदर है और ये चाइल्ड है, मतलब ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड का करंट है। ध्यान रखा, ये कौन सी फिंगर है? मिडिल फिंगर। कौन सी है? तो मिडिल फिंगर करंट को बताती है और ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, फोर फिंगर, और ये थंब फोर्स को बताएगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये कंडक्टर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में? आउटवर्ड में। कौन सा है? तो मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली आउटवर्ड कर दो, ऐसे आउटवर्ड कर दी, आउटवर्ड कर दी, मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली आउटवर्ड कर दी। अब जब करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये उंगली ऊपर की तरफ कर दी आपने, कर दी ना ऊपर की तरफ, करंट की दिशा। अब हम उठाते वो दीवार की तरफ जा रहा है, यानी इस पे इस दिशा में फोर्स लगेगा, इस दिशा में, यानी ये फोर्स इस दिशा में लगेगा 1 पर, F1 पर। ठीक है, अब इस वाले को देखो, इस वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली अंदर की तरफ गई, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसा होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गया, करंट ऊपर की तरफ गया ऐसे, एंड देखो अंगूठा किस तरफ गया तुम्हारा? लेफ्ट की तरफ। कहां गया? तो यानी वो इस दिशा में इस पे फोर्स लग जाएगा। ठीक है, यानी ये फोर्स F2 हो जाएगा, यानी ये अट्रैक्ट करेंगे। तो एक बात ये भी याद रखनी है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट, क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट। आगे समझ में? आगे पक्का? देखो दोबारा देखो, कर नहीं आया तो मान लो, सुनो दोबारा देखो, जैसे मान लो ये करंट जा रही है ऐसे, ये I1 जा रही है और ये I2 जा रही है ऐसे, और ये बीच का सेपरेशन डी है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का पता करो इस वाले रूल से, इससे राइट हैंड थंब रूल से।
अंगूठे को करंट की दिशा में रखो, डी को दबाओ, उंगलियां मोड़ो, तो अंदर की तरफ मोड़ रही है ना, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। अंदर अंदर की तरफ ऐसे होता है, क्रॉस, क्रॉस माने अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका बना दिया। अच्छा अभी देखो इसमें, देखो अंगूठे को करंट की दिशा में रखो, डी को दबाओ, उंगलियां मोड़ो, तो कहां मुड़ रही है, अंदर की तरफ ही मुड़ रही है, तो यानी ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, इनवर्ड। कैसा हो गया, अब ये दोनों कंडक्टर कौन से मैग्नेटिक फील्ड में, इनवर्ड में, इसमें इनवर्ड बोर्ड की तरफ होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली, ये कौन सी उंगली, हाँ तुम बता कौन सी उंगली थी, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी उंगली थी, इसका नाम क्या था, इन गधों को देखो ये भी नहीं होता, ये फोर फिंगर थी भैया, ये फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये थंब है, तो फोर फिंगर कहां रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, कहां रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखो ये करंट हो गया, करंट 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 ऊपर की तरफ हो गया, ये उंगली करंट की दिशा में गई, मिडिल फिंगर करंट, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो थंब कहां गया, थंब गया लेफ्ट की दिशा में, तो ये गया इस तरफ, यानी फोर्स इस तरफ लगेगा। अब ये फिर से देखो, ये हम लेफ्ट हैंड रूल का पता कर रहे हैं फोर्स के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, सॉरी नीचे करंट, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखो अंगूठा उस तरफ है, यानी अब ये इस तरफ चला गया फोर्स, यानी इनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन, क्या दूर भाग रहे हैं, क्या हो रहा है, रिपल्शन हो गया। तो लेफ्ट हैंड रूल से हम पता किसका कर रहे हैं, फोर्स का। ये वाला रूल मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, इसके लिए, और ये वाला रूल होता है फोर्स के लिए, इसके लिए। तो अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, स्ट्रेच, मुझे स्ट्रेच करनी है, फोर फिंगर स्ट्रेच करनी है, फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर को खींच रहा है, एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींचना है। कैसे खींचना है, सच दैट, ऐसे करना है कि फोर फिंगर किसको बताएगी, बताओ, फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट, किसको बताएगी, फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, फोर फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट, मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब विल रिप्रेजेंट किसको करेगा, देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा, हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड किसके लिए होता है, फोर्स के लिए, एंड राइट हैंड, अब ये बात जो क्लास खत्म होने वाली है, तो लेफ्ट हैंड फोर्स के लिए होता है, तो राइट हैंड किसके लिए होता है, देखो RIGHT, तो राइट में आई आ रहा है ना, राइट को आई से पकड़ लो सर, ये करंट के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, तो तीनों रूल समझ में आ गए, तो आगे से तो वन सेकेंड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा रूल है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, तो ये किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, करंट के लिए बोलो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देखो राइट में आई आ रहा है ना, आई माने करंट होता है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये करंट उसके लिए, करंट के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करंट के लिए, एंड फोर्स के लिए कौन सा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड, इसमें F आ रहा है ना, तो F माने फोर्स, तो लेफ्ट में F आ रहा है फोर्स के लिए, राइट में I आ रहा है करंट के लिए, उंगलियां सब वही है, ये बताओ ये कौन सी फिंगर है, ये किसको बताती है, ये फोर फिंगर किसको बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, ये करंट को बताती है, किसको बताती है, और ये फोर्स को या मोशन को बताती है। तो इसमें तीनों उंगलियां याद रखो जल्दी से, मैक्सवेल के रूल, फ्लेमिंग के रूलों में कंफ्यूज नहीं होना कि ये फोर फिंगर है, कौन सी फिंगर है, फोर फिंगर, ठीक है, कौन सी फिंगर है, फोर फिंगर, तो फोर फिंगर किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताती है फोर फिंगर, और मिडिल फिंगर किसको बताती है, करंट को, मिडिल फिंगर किसको बताती है, इलेक्ट्रिक करंट को, मिडिल फिंगर किसको बताती है, और थंब किसको बताएगा फिर, हाँ थंब फोर्स को, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ फोर्स होगा उस तरफ तो मोशन होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये सब तुम्हें क्लियर कर लेना, ठीक है, फ्लेमिंग्स के रूल में।
उसके बाद जो एक क्वेश्चन है बच्चों जो सब 100% सबके एग्जाम में आता है, इसमें भी आएगा, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। जैसे ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट क्या कहते हैं, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ से निकल के कहां जाती है, साउथ में, काटती नहीं है, कट नहीं करनी इनको, ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर कर जाती है। साउथ में क्या कर जाती है, एंटर। और मैग्नेट के अंदर कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ में, साउथ से नॉर्थ में। तो इनकी प्रॉपर्टीज में ना ये प्रॉपर्टी आई थी कि काटती क्यों नहीं है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये पेपर में आएगा, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि जहां पे ये काटती है ना, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ऐसे, तो जहां पे ये काटती है, जैसे यहाँ काट रही है, तो यहाँ पे ना दो डायरेक्शन बन जाती है, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये, तो जहां पे काटती है वो मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, देखो सुनो, जैसे ये लाइन है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बतानी है ना, तो टेंजेंट खींचो इसके ऊपर, तो ये जो टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ये दो काटती क्यों नहीं है, तो क्योंकि अगर काटेंगे ना, जहां ये काटेंगे वहां पे दो दिशाएं बन जाएंगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और एक ही पॉइंट पे दो दिशा कभी बनती नहीं है, इसलिए काटती नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आते ही आता क्वेश्चन, वो एक दूसरे को नहीं काटती है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगी, बिकॉज इफ दे डू सो, बिकॉज इफ दे डू सो, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे वो काटेंगी, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पर देयर वुड बी द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी द टू डायरेक्शन, देयर वुड बी द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के एट वन पॉइंट, एट देयर वुड बी द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा सुनिए, ये क्वेश्चन कैसे आएगा, बेटा वो लड़का कहां गया तुम्हारे साथ मैथ्स कर रहा था, बुला के लाओ उसे जहां भी गया। देखिए सुनिए, why two magnetic field lines do not intersect, तो कैसे लिखेंगे, they do not intersect each other because, अगर वो ऐसा करते हैं, because if they do so, जहां पे वो काटेंगी तो वहां पे दो डायरेक्शन बन जाएंगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए वो कट नहीं करती है। कर लोगे, ये पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज में ही आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखो, तो एक तो ये लिख देना कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दूसरी लिख देना कि क्राउडेड लाइंस जो होती है ना, जहां भीड़ होती है, क्राउडेड जो लाइंस होती है, CROWED, क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी तुम्हारे को, क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, क्राउडेड लाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को, किसको बताएंगी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को। एंड लाइंस फार्दर अवे, और जो लाइंस दूर होंगी, एंड लाइंस फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, जब लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी, लाइंस फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, जब लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी, तो विल रिप्रेजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, विल रिप्रेजेंट वीकर मैग्नेटिक फील्ड, वो किसको बताएंगी, एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी, किसको बताएंगी, वो एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड को, वो एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। ठीक है, तो क्राउडेड होंगी तो स्ट्रॉन्गर, मींस जैसे अगर लाइन ऐसे पास पास में है ऐसे, तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और अगर लाइन दूर दूर है तो ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये तुम्हारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है। और एक और पॉइंट समझो, एक और चीज कि वो एक और प्रॉपर्टीज में ये लिख सकते हो, एक प्रॉपर्टीज में वो नॉर्थ से निकलती है, पहली सबसे इजी, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, दे इमर्ज फ्रॉम, वो पूछ सकते हैं कहां से निकलती हैं, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, वो एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंटर्स करती है कहां पे, एंड एंटर्स टुवर्ड्स साउथ पोल, एंड एंटर्स टुवर्ड्स द साउथ पोल, वो साउथ पोल में एंटर करती है। बट इनसाइड मैग्नेट, बट मैग्नेट के अंदर, बट इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, ठीक है, दे गोज, जाती हैं कहां से कहां, फ्रॉम, दे गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ पोल। एक प्रॉपर्टीज में तीन प्रॉपर्टी होगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है तो वहां स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां वीकर होता है। वहां क्या होता है, वीकर। नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती है, कभी काटती नहीं है, कभी काटती नहीं है। ठीक है,
एक और प्रॉपर्टीज में लिखते हो कि इसमें कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, उनके ऊपर अगर हमने टेंजेंट खींच दिया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन देम, एट एनी पॉइंट ऑन देम, उनके ऊपर अगर आपने टेंजेंट खींच दिया, देन इट विल गिव अस, देन इट विल गिव यू, तो वो तुम्हें देगा, इट विल गिव यू, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, तो वो तुम्हें किसका डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का। बस मींस ऐसे, जैसे आपने टेंजेंट खींच दिया ऐसे, तो ये टेंजेंट किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। ये टेंजेंट किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। कर लोगे? तो ये मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो एक क्वेश्चन जो पक्का आ रहा है तुम्हारे एग्जाम में सॉलिनॉइड के ऊपर, एक क्वेश्चन ये पक्का आ रहा है कि ये काटती क्यों नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके बिना कभी पेपर बनते ही नहीं है कि why two magnetic field lines do not intersect each other। वैसे लिखिए ना कि because if they do so, अगर वो ऐसा करते हैं, then at the point of intersection there would be the two direction of magnetic field at one point, which is not possible, which is not, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे बन जाएंगे जो पॉसिबल ही नहीं। सॉलिनॉइड का क्वेश्चन पक्का, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कहीं ना कहीं पूछेगा आपसे, यूनिट सारे याद करो, एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला, एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक और क्वांटिटी है गई इसके अंदर, वो फ्लक्स, क्या हो गई, फ्लक्स। तो फ्लक्स का यूनिट याद कर लो, फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, और यूनिट क्या होती है, वेबर, यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। क्या होती है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई सरफेस है, इससे नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो उसे फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पासिंग थ्रू अ सरफेस। कैसे बोलना है इसको, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग, पासिंग कहां से पास कर रही है, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। तो एक सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास कर रही है, जैसे ये पास कर रही है, ये 5 है तो इसका फ्लक्स 5 है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से नॉर्मली पास करती है, तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बताओ, बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से दिखाते हैं, तो यूनिट क्या होती है बताओ ना, यूनिट इज वेबर, यूनिट इज, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट क्या होती है, वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट ये, लेकिन अगर आप वेबर पर मीटर स्क्वायर कर दोगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, अब ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर। सही है, चलो निकाल दो इसको।